A very good morning to all my dear students. Myself Naam Bahar, and today we will discuss about the basic accounting terms, second chapter of accountancy, 11th standard, and we were discussing about basic accounting terms. और आज कुछ और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हम करेंगे बेटा, which are mostly or commonly used when we deal with the accounting, such as entry. ये एंट्री क्या है? देखिए बेटा, when a transaction or event recorded in the books of accounts, known as entry or termed as entry. जब भी कोई इवेंट या ट्रांजैक्शन, जब भी कोई बिजनेस का लेन देन होगा ना, इवेंट होगी, ट्रांजैक्शन, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जर्नल एंट्री करेंगे, तो बेटा वो ट्रांजैक्शन, वो एंट्री कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा बैड डेट्स। देखो, एज वी नो दैट टू whom goods are sold on credit they are known as debtors. जिन लोगों को हम उधार माल बेचते हैं वो हमारे डेटर्स कहलाते हैं। मैंने आपको बताया कि बिजनेस दोनों उसमें डील करता है बेटा। जिनसे उधार खरीदेंगे, उधार खरीदना सप्लायर से, वो क्रेडिटर्स हैं, और आगे माल उधार बेचना डेटर्स को, तो जिनको बेचेंगे कस्टमर को, वो हमारे डेटर्स हैं। तो जिन लोगों को हमने उधार बेचा है, कई बार वो पैसा रिकवर नहीं होता है, वापस नहीं आता है, डूब जाता है, दैट इज नोन एज बैड डेट। The amount which is not received from the customers are known as bad debts. जो पैसा डेटर से हमारे पास नहीं आता बेटा, वो हमारा, और यू कैन से दैट दिस इज इरिकवरेबल। ये इरिकवरेबल अमाउंट होता है जो नहीं हमारे को आता बेटा, एंड इट इज ट्रीटेड एज लॉस। इट इज ट्रीटेड एज बिजनेस लॉस। इसको हम बिजनेस का लॉस मानते हैं बेटा, एंड डेबिटेड टू P&L अकाउंट एंड डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बिजनेस का लॉस होता है, इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में डेबिट में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में सारे लॉसेस ही ट्रांसफर होते हैं डेबिट में। ये कंसेप्ट सब आएंगे, और नेक्स्ट आगे जाके हम सभी कंसेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे। बैड डेट्स के बाद आता है हमारा इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट आपने सुना भी होगा, कई बार इंसॉल्वेंट होता है जो दिवालिया बोलते हैं, जिनका दिवाला निकल जाता है, और वी कैन से दैट दिवाला जिनका निकल जाता है, जिनकी असेट्स जो है ना बेटा, वो लायबिलिटी से बहुत कम हो जाती है, और जो अपना पैसा पे नहीं कर पाते हैं, डेट उधार जो लिया हुआ है, दे आर नोन एज इंसॉल्वेंट। इनको दिवालिया बोलते हैं। and insolvent, a person
ए पर्सन और एन एंटरप्राइज, a person or an enterprise which is not in such a position, which is not in such a position to pay its debts. डेब्ट्स होता है बेटा एक तरीके से ऋण, और इसको बोलते हैं कर्ज, उधार। A person or enterprise which is not in such a position to pay its debt is known as or is called insolvent. और जिसकी असेट्स कम हो जाती हैं एज कम्पेयर टू लाइबिलिटीज, जिसकी लाइबिलिटी ज़्यादा हो, असेट्स कम हो, और जो लाइबिलिटीज को पे नहीं कर सकता हो, एबल नहीं हो, कैपेसिटी नहीं हो, तो बेटा दैट इज डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट, सॉल्वेंट, ए पर्सन or an enterprise which is in a position to pay its debt is called solvent। ये उसका रिवर्स है बेटा, सोलवेंट है जो अपनी लाइबिलिटी को आसानी से पे कर सकते हैं, यानी कि whose assets are more than capital। You can see that in this case assets they are more than their liabilities। रिगार्डिंग पेइंग कैपेबिलिटी, और यहाँ पे हम कहेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे whose assets are less than their liabilities। यहाँ पे assets हैं they are less than liability, और यहाँ पे जो हमारा है assets हैं they are more than their liability, that is known as solvent। Next, revenue हम we have already discussed। entity, और इसको हम बिजनेस एंटिटी भी बोल देते हैं बेटा, बिजनेस एंटिटी। एंटिटी का मतलब एक तरीके से कंसर्न है, एक एंटरप्राइज से, इसका मतलब कि क्या होता है, एन एंटिटी और बिजनेस एंटिटी एंटिटी और बिजनेस एंटिटी means an economic unit। इसका मतलब एक ऐसी इकोनॉमिक यूनिट से होता है बेटा which is formed का मतलब है which is established, which is formed for earning income
goods and services. Selling of goods and services. तो देखो बिजनेस मैंने आपको किया है, बिजनेस का मतलब परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ बिजनेस वही एंटिटी है, एक सेपरेट एंटिटी है, नेम जैसे रिलायंस कंपनी, सोनी कंपनी, तो दे आर नोन एज ए बिजनेस एंटिटी। इसका मतलब है एन एंटिटी, और बिजनेस एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट होती है विच आर फॉर्म का मतलब विच आर एस्टेब्लिश्ड, जो हमने एस्टेब्लिश किए किसके लिए, फॉर अर्निंग इनकम फ्रॉम सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट टर्नओवर। टर्नओवर को मतलब बेटा एक तरीके से सेल्स बोल देते हैं। टर्नओवर को जो इंक्लूड करते हैं वो सेल्स है। टर्नओवर मींस द टोटल सेल्स। इट मीन्स total sales made in a particular period, in a particular period। तो बेटा टर्नओवर का मतलब सेल्स होता है, सेल्स का मतलब टोटल सेल है ये, विच इज मेड इन ए पर्टिकुलर ईयर का मतलब होता है, जैसे हम मेनली वी आर इंक्लूड 12 मंथ, जैसे हम कहते हैं एक साल का बिजनेस रखते हैं, तो एक साल के अंदर जो हमने टोटल सेल किया दैट इज नोन एज टर्नओवर। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक लाइव स्टॉक है बेटा, बिजनेस में ना कुछ लाइव स्टॉक भी यूज करते हैं। ये है ना मेनली है ना लाइव स्टॉक है ना, दैट इज इंक्लूडेड इन फिक्स्ड असेट्स, या हम कह सकते हैं इनको नॉन करंट असेट्स। जैसे हाथी, घोड़ा, बैल, अगर ये हम बिजनेस में यूज करते हैं, हमने बिजनेस में हाथी, घोड़ा, बैल, ऊंट, कैमल है, हॉर्सेस है, एलिफेंट है ना, हॉर्स, इनको खरीद लिया। जैसे हम माल को एक से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए यूज करते हैं, तो बेटा ये हमारी एसेट्स कहलाएंगी एंड दे आर नोन एज लाइव स्टॉक। फिर डोमेस्टिक एनिमल्स, such as cattle or such as cattle और जैसे हम कह सकते हैं बेटा एलिफेंट, horses, camel, etc. Sometimes they are used for using in the business, they are known as stock, known as livestock. Next, investment. When funds or money spent on
परचेजिंग ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ ए कंपनी आर नोन एज इन्वेस्टमेंट। देखो बेटा ये भी आएगा कंसेप्ट, लेटर वी विल डिस्कस अबाउट दिस कि शेयर्स क्या है, डिबेंचर्स क्या है। जब बिजनेस में हम किसी भी कंपनी के शेयर या डिबेंचर्स को खरीदने के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, जो फंड या मनी स्पेंड करते हैं वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इन्वेस्टमेंट इज द अमाउंट और फंड और मनी विच इज स्पेंड ऑन परचेजिंग ऑफ shares as well as debentures of a particular company. Then what is share and what are the debentures? Later we will discuss this. तो किसी भी कंपनी के शेयर या डिबेंचर्स खरीदने में जो पैसा है दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट एंड इट इज कंसिडर्ड एज फिक्स्ड एसेट। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।